मेरा नमस्कार एवं सुप्रभात। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग ध्वनि के बारे में पढ़े थे कि ध्वनि होता क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है, वो हमारे कानों में किस माध्यम से पहुंचते हैं और ध्वनि के लिए माध्यम का होना आवश्यक है कि नहीं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, तरंगों के प्रकार। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के प्रकार को पढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि तरंग होता क्या है। ठीक है, तरंग होता क्या है, तो तरंग एक लहरें हैं। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं यहाँ पर लहरें शब्द का उपयोग कर रही हूँ। तो तरंग क्या है, एक लहर के समान है, मतलब एक लहरें है। जैसे आप लोग को देखते हो कि कहीं पर शादी हो रहा है और तेज लाउड स्पीकर में वहाँ गाना चल रहा है, तो वहाँ गाना तो दूर में चल रहा है लेकिन उसकी आवाज़ क्या है, आपके कानों तक, आपके घर में और घर तक पहुँच रही है, आपके कानों तक। वो किस कारण से क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि जब लाउड स्पीकर पर तेज गाना बजता है तो वहाँ पर स्पीकर पर तो कंपन, स्पीकर पर जो वहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा वो तरंगों के माध्यम से हमारे कानों तक आता है। कभी आप लोग देखे होंगे कि अगर स्पीकर पर आप हाथ रख कर देखो तो वहाँ पर धक धक की आवाज़ मतलब आने लगती है। तो किसके कारण हो रहा है, लाउड स्पीकर के जो कण होते हैं वो कहाँ पर कंपन कर रहे हैं, माध्यम के जो कण हैं वो लाउड स्पीकर के पास कंपन कर रहे हैं, लेकिन वो तरंगों के माध्यम से हमारे घर तक, हमारे कानों तक पहुंच रही है। किसके माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। तो क्या होता है, इस प्रकार से ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब जनरली आप लोग को तरंग क्या होता है वो समझ में आ गया है कि जो हमारे पास जो ध्वनि सुनाई देती है, कोई भी दूर में अगर गाना बज रहा है या बाजा बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसके आवाज़ जो है वो किसके माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचते हैं, तरंगों के माध्यम से पहुंचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को तरंग का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि तरंगों के प्रकार। तो तरंगों के प्रकार क्या होते हैं, कंपन की दिशा के आधार पर हम ले तो क्या होगा, कंपन की दिशा के आधार पर हम देखते हैं तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। तो सबसे पहले हम अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी वो मैं बता दूं आप लोग को। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है या किसे कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, तो देखिए आगे कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक बार और देखिए कि अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, वे तरंगे जिसमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें एक स्लिंकी लेना है। स्लिंकी मतलब क्या है, स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक। ठीक है, जो स्प्रिंग के समान मुड़ा मुड़ा होगा वो प्लास्टिक की तार जैसे लेना है। तो हमें एक स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लेना है जैसा इस चित्र में दिखाया गया है वैसे ही, और उसके दोनों सिरे को हमको पकड़कर रखना है और उसको क्या करना है, हमें आगे पीछे की ओर उसको खिसकाना है और धक्का देना है। ये आपको दिख रहा है चित्र में, ये क्या है, स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक है जिसको हमको दोनों सिरों को क्या करना है, पकड़ना है इस तरीके से और उसको आगे पीछे की ओर क्या करना है, खींचना है और धक्का देना है। तो इस प्रकार जब हम उसको आगे पीछे खींचते हैं और धक्का देते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्लिंकी का प्रत्येक चक्र अपनी लंबाई के अनुदिश क्या करता है, कंपन करता है। फिर हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक में क्या करेंगे, बीच बीच में यानी स्लिंकी में बीच बीच में क्या करेंगे, निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद फिर से पुनः यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। मतलब निशान लगाने के बाद फिर से उसको आगे पीछे खिसकाएंगे और क्या करेंगे, धक्का देंगे। फिर ऐसे करने से क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से धक्का देने और आगे पीछे खिसकाते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने निशान लगाया है, स्लिंकी पर जो चिन्ह लगा है
वो भी विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर क्या करती है, गति करती है। क्या करती है, विस्थापन के संचरण की दिशा के समानांतर क्या करती है, गति करती है। इस तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। एक बार और देख लीजिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें एक स्लिंकी लेना है, यानी स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक की तार जैसे लेना है। उसके दोनों सिरे को हमको पकड़ना है और उसको आगे पीछे खिसकाना है और धक्का देना है। इस प्रकार करने से हमें यह पता चलता है कि जो स्लिंकी है उसका प्रत्येक चक्र अपने लंबाई के निर्दिष्ट कंपन करता है। फिर से ये प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, स्लिंकी में चिन्ह लगा लेते हैं, उसके बाद इस क्रिया को फिर से दोहराते हैं, मतलब फिर से उसको आगे पीछे खिसकाएंगे और क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो देखते हैं कि स्लिंकी पर लगा चिन्ह भी विस्थापन के संचरण की दिशा में क्या करेगा, समानांतर गति करेगा, मतलब वो उसी दिशा में गति करेगा। इस प्रकार की तरंगे क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अब आप देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग में यहाँ पर इस चित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये स्प्रिंग क्या है, एकदम पास है, ये स्प्रिंग क्या है, थोड़ा सा दूर है, फिर ये क्या है, पास है, और ये क्या है, दूर है। तो इसमें क्या है, ये सी मतलब क्या है, संपीड़न, आर मतलब क्या है, विलयन। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बताई थी कि संपीड़न और विलयन होता क्या है। तो यहाँ पर माध्यम के कण मतलब क्या होंगे, पास होंगे, इसलिए ये संपीड़न है, और यहाँ पर माध्यम के कण क्या होंगे, दूर होंगे, इसलिए क्या होगा, इसको हम विलयन कहेंगे। आगे देखते हैं कि हम अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। इसमें भी एक उदाहरण लेंगे, तो इसको मैं उस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्लिंकी लेंगे, यानी स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लेंगे। इसके पहले हमने अनुदैर्ध्य तरंग में क्या किया था, एक स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लेकर उसके दोनों सिरों को पकड़कर हमने आगे पीछे खिसकाया था। इसमें हम क्या करेंगे, जो स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लेंगे उसमें एक सिरे को स्थिर रखेंगे, मान लो ये एक सिरा है उसको स्थिर रख रहे हैं, और ये वाले सिरे को हमको पकड़कर उसको ऊपर नीचे हिलाना है। तो ऊपर नीचे हिलाएंगे तो क्या होगा, कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। किस ओर करते हैं, लंबवत मतलब ये ऊपर नीचे की ओर क्या करेंगे, कंपन करेंगे, जैसा इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग नुमा क्या कर रहे हैं, लहराते हुए ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो यही क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। एक बार और देख लीजिए उदाहरण इसका। सबसे पहले हम एक स्प्रिंग नुमा प्लास्टिक लेंगे, जिसके एक सिरे को हम स्थिर रखेंगे, और ये दूसरा सिरे को क्या करेंगे, उसको पकड़कर जब हम उसको हिलाएंगे ऊपर नीचे, तो इस प्रकार से वो लहरें उत्पन्न होगी, मतलब वो ऊपर नीचे हिलेगा। तो ऊपर नीचे हिलने पर क्या होगा, जो कणों के कंपन है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या करेगी, कंपन करेगी, मतलब वो ऊपर नीचे क्या करेगी, कंपन करेगी। यही क्या कहलाती है, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। क्या है, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। तो इसमें हम देखेंगे कि तरंग के जो स्वरूप होते हैं उसको 4 राशियों के आधार पर परिभाषित किया गया है। वे 4 राशि कौन कौन सी है, तरंग दैर्ध्य है पहला, दूसरा आवृत्ति, तीसरा आयाम और चौथा वेग। ये तरंग के स्वरूप को इन 4 राशियों के आधार पर परिभाषित किया गया है। तो अभी हम देखेंगे कि ध्वनि तरंग के अभिलक्षण को हम स्वरित्र त्रिभुज के माध्यम से समझेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका क्या है, स्वरित्र द्विभुज है। यहाँ पर जो सी दिख रहा है वो क्या है, संपीड़न। आर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है वो क्या है, आपका विलयन है। इस प्रकार से आप देख रहे हो जितने भी सी हैं, सी से दर्शाया गया है वो क्या है, संपीड़न, और आर से जो दर्शाया गया है वो क्या है, विलयन। ठीक,
आप लोग जानते हो कि ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न और विलयन का क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आप लोग इस चित्र में देख रहे हो, यहाँ सी से जो दर्शाया गया है वो सभी क्या है, संपीड़न है, और आर से जो दर्शाया गया है वो क्या है, विलयन है। तो आप जानते हो कि ध्वनि तरंगों में क्रमशः संपीड़न और विलयन का क्षेत्र उत्पन्न होता है। संपीड़न में क्या होता है, माध्यम के कण यानी वायु के कण क्या होंगे, वायु के कण के घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। संपीड़न में वायु के घनत्व क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जबकि विलयन में वायु के कण क्या होते हैं, न्यूनतम होते हैं। विलयन क्षेत्र में क्या होता है, वायु के जो कण होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। एक बार और देख लीजिए, ये स्वरित द्विभुज है। अब ऐसा ही चित्र हम किस में देखे थे, संपीड़न और विलयन में। तो आप लोग जानते हो कि ध्वनि तरंगों में क्या होता है, संपीड़न और विलयन क्षेत्र उत्पन्न होता है। संपीड़न देखो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, सी से जितने भी दिख रहे हैं आपको इस चित्र में, सी वाले हिस्से वो क्या कहलाएंगे, संपीड़न, और आर वाले क्या कहलाएंगे, विलयन। तो संपीड़न क्षेत्र में वायु के कणों का घनत्व अधिक होता है, जबकि विलयन क्षेत्र में क्या होता है, वायु के कणों का घनत्व कम होता है। ये जो आपका नीचे जो ग्राफ दिख रहा है वो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए घनत्व तथा किसके, तरंग की दूरी में बनाए गए हैं। किसके किसके बीच बनाया गया है, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए। ये जो नीचे जो ग्राफ दिया है वो किसके लिए बनाए गए हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के लिए, उसके घनत्व तथा तरंगों की दूरी के लिए, दूरी में बनाया गया है इस ग्राफ को। इस ग्राफ में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, आपको ऊपर नीचे क्या दिख रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है, जिसमें ऊपर वाले को हमने क्या नाम दिया, ये पी और क्यू, ऊपर वाले हिस्से क्या कहला रहे हैं, जो ऊपर की ओर इस तरीके से तरंगे जा रही हैं वो क्या कहलाएंगी, पी और क्यू क्या कहलाएंगी, संपीड़न कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपीड़न कहलाएगी। वैसे ही नीचे की ओर जो इस तरीके से नीचे की ओर आ रही है, ये ऊपर की वाली तो संपीड़न कहला रही है, मतलब ये पी और क्यू हो गया। और वैसे ही इस चित्र में नीचे की ओर जो इस तरीके से नीचे की ओर जा रही है, मतलब क्यू और आर क्या कहलाएगा, आपका विलयन कहलाएगा। देखिए एक बार चित्र को और देखिए, चित्र के माध्यम से, ये स्वरित द्विभुज है, मतलब हमें इसको ध्वनि तरंग के अभिलक्षण के बारे में बात करना है। तो ध्वनि तरंगों में क्या होता है, संपीड़न और विलयन क्षेत्र उत्पन्न होता है। संपीड़न क्षेत्र में क्या होता है, वायु के कणों का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, जबकि विलयन में क्या होता है, वायु के कण क्या होते हैं, वायु के कणों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। इस नीचे जो ग्राफ बना है वो अनुदैर्ध्य तरंग के लिए किसके बीच बना है, घनत्व और तरंग दूरी में बनाया गया है, जिसको हम देखो इस ग्राफ में पी और क्यू क्या है आपका, पी और क्यू क्या है आपका, संपीड़न है, और नीचे की ओर जो दिख रहा है क्यू और आर वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अलग से बताया है, ये देखो पी और क्यू, मतलब ऊपर की ओर जो तरंग जा रही है वो पी क्यू क्या कहलाएगी, आपकी संपीड़न, और नीचे की ओर जो है वो क्या कहलाएगी, जो तरंगे हैं वो क्यू और आर क्या कहलाएगी, विलयन कहलाएगी। इसी प्रकार अनुप्रस्थ तरंग में क्या होगा, ये जो ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग है, जो इस तरीके से ऊपर की ओर ये उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको चित्र में, ये उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग, और नीचे गर्त की ओर, मतलब जो नीचे की ओर जा रहा है वो तरंगे क्या कहलाएगी, आपकी गर्त कहलाएगी। ये किसके लिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए। देखिए कि अनुप्रस्थ तरंग के लिए उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, गर्त। आगे हम देखते हैं तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं। तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तरंगदैर्ध्य। मैंने पहले भी बताया था कि जो तरंग के स्वरूप है उसे 4 राशियों के द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें से पहला है तरंगदैर्ध्य, दूसरा मैंने क्या बताया था, आयाम, फिर उसके बाद आवर्तकाल और वेग। तो इसका पहला जो है वो क्या है, तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, तो दो क्रमागत संपीड़नों यानी श्रृंगों, मैंने पहले भी चित्र में आपको बताई थी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो दिख रहा है वो क्या है, इसको श्रृंग कहेंगे, या श्रृंग किसके लिए, अनुप्रस्थ के लिए, और किसके लिए, श्रृंग अनुप्रस्थ तरंग के लिए हो गया, और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे,
नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। तो तरंग दैर्ध्य की परिभाषा क्या होगी, दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। एक बार और देख लीजिए परिभाषा इसकी कि दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो आपके दो क्रमागत मतलब कंटिन्यू, तो इस प्रकार से क्या होगा, दो क्रमागत जो क्या होंगे, संपीड़न होंगे, उनके बीच की दूरी एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, इस प्रकार क्रमागत, दो क्रमागत मतलब ये दोनों यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहे हैं, ये एक क्या हो गया आपका संपीड़न और दूसरा संपीड़न, मतलब दो संपीड़नों, दो क्रमागत संपीड़नों की बात हो रही है ना, तो एक संपीड़न ये हो गया, दूसरा संपीड़न ये हो गया। तो दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। जैसे चित्र में यहाँ पर दिख रहा है, ये एक संपीड़न ये हो गया, दूसरा संपीड़न ये, दोनों यानी दो क्रमागत नीचे की ओर ऐसे, एक विलयन ये हो गया और दूसरा विलयन ये हो गया। इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या हो गई, दो क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है आयाम। तो आयाम की बात करते हैं, तो आयाम किसे कहते हैं, इसको हम A से प्रदर्शित करते हैं, जैसे चित्र में दिखाए गए हैं। आयाम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, A से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए कि आयाम किसे कहते हैं, ध्वनि तरंगे जब क्या करती है, वायु में गमन करती है, तो वायु के कण क्या होते हैं, दोलायमान होते हैं, मतलब क्या होते हैं, वो गति करने लगते हैं। ध्वनि तरंगे जब वायु में गमन करती है तो वायु के कण क्या होते हैं, गतिमान होते हैं, मतलब दोलायमान होते हैं, जिससे क्या होता है, संपीड़न और विलयन का क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, उससे संपीड़न और विलयन का क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, किसी क्षेत्र में वायु के घनत्व सामान्य से अधिक होकर क्या होता है, अधिकतम एवं निम्नतर स्तर में क्या होता है, वो घटते बढ़ते रहता है। क्या होता है, घटता और बढ़ता है। तो ध्वनि तरंग के कारण माध्यम की, जो ध्वनि तरंग के कारण क्या होता है, माध्यम के घनत्व की मूल स्थिति में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है। यही क्या कहलाता है, आपका आयाम कहलाता है। यही उतार चढ़ाव क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जितनी अधिक ऊंची या तीव्र ध्वनि होगी उसके आयाम क्या होगा, उसका तरंग आयाम भी उतना ही अधिक होगा। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका आयाम है। इसको हम A से प्रदर्शित करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, हम देखते हैं। तीसरा क्या है हमारा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो क्रमागत संपीड़नों या विलयनों द्वारा किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय क्या कहलाएगा, आपका तरंग का आवर्तकाल कहलाएगा। एक बार और देखिए, आवर्तकाल किसे कहते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों या विलयनों के द्वारा किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम T से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड होता है। यहाँ आप देखेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग में यहाँ पर इस चित्र में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये स्प्रिंग क्या है, एकदम पास है। ये स्प्रिंग क्या है, थोड़ा सा दूर है। फिर ये क्या है, पास है, और ये क्या है, दूर है। तो इसमें क्या है, ये C मतलब क्या है, संपीड़न, R मतलब क्या है, विलयन। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बताई थी कि संपीड़न और विलयन होता क्या है। तो यहाँ पर माध्यम के कण मतलब क्या होंगे, पास होंगे, इसलिए ये संपीड़न है। और यहाँ पर माध्यम के कण क्या होंगे, दूर होंगे, इसलिए क्या होगा, इसको हम विलयन कहेंगे। आगे देखते हैं कि हम अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।